नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे यूआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में। हम नगर पालिका एक्ट 2009 को अच्छी तरह से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। सरल भाषा में हम इसको समझ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में कुछ धाराओं के बारे में देखा और हमने लगभग सभी अध्यायों के टाइटल को याद कर लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो टाइटल याद हो गए होंगे। सभी अध्यायों के याद करने ही पड़ेंगे, लिख लिख के याद करने पड़ेंगे और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की नगर पालिका अधिनियम 2009 के साथ में। नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका 2009 इसके बाद हम कर रहे थे। इस नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो शुरुआत हुई थी वो 11 सितंबर 2009 से होती है। राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर किए, राजपत्र में प्रकाशित किया। राजपत्र का क्रमांक पूछ लिया जाए तो आपका आंसर रहेगा 4 क। फिर बात करें कि इसमें कुल कितने अध्याय है, तो 17 अध्याय है और उन 17 अध्यायों में कुल 344 धाराएं वर्णित की गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है और नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल 6 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी थी। फिर हमने अध्यायों के बारे में पढ़ा। 17 अध्याय हमने देखे, उनको याद हमने किया, अच्छी तरह से याद किया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसे हमने याद किया। तो हमने बात की थी कि पहले में हमें क्या करना है, प्रारंभ करना है। पहले में प्रारंभ किया, दूसरे में हमने नगर पालिका का गठन कर दिया। तीसरे अध्याय में हमने बात की नगर पालिका के कार्य संचालन के बारे में। चौथे अध्याय में हमने बात की थी संपत्ति के बारे में। अध्याय 5 में निधि के बारे में लिखा गया है। नगर पालिका निधि या नगर पालिका फंड के बारे में लिखा गया। अध्याय 6 में उस फंड का लेखा जोखा करना है, तो मतलब लेखा परीक्षा की बात किसमें की गई है, अध्याय 6 में की गई है। साथ साथ में हमें क्या इकट्ठा करना है, तो राजस्व इकट्ठा करना है। अध्याय 7 में राजस्व के बारे में बात की गई है। फिर हमने ठाठ देखे थे उधार के, तो उधार के ठाठ हमने देखे थे अध्याय 8 में। अध्याय 8 किससे संबंधित है, तो उधार से संबंधित है। अध्याय 9 में हमने देखा कि वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं। अध्याय 10 में यदि बात करें आर्थिक विकास है। अध्याय 11 में नगर का विकास करना है। अध्याय 12 में नगर पालिका की शक्ति दी गई है। अध्याय 13 में अभियोजन एवं वाद के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 की बात करें तो उसमें नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि नगर पालिका पे किस प्रकार नियंत्रण होगा, नगर पालिका में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा। फिर बात करें कि उसमें और कर्मचारी चाहिए नियंत्रण के लिए, तो अध्याय 15 हमारे किससे संबंधित था, तो कर्मचारियों से संबंधित था। अध्याय 16 में कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ उपनियम बताए गए हैं। और फिर बात करें अध्याय 17 में, तो जो भी बच गया, जो मिसलेनियस जो कुछ रह गया प्रावधान, वो अध्याय 17 में प्रकीर्णन नाम के टाइटल के माध्यम से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार 344 धाराओं को हमें पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं कि हमने कुल कितने अध्याय धाराएं देख ली थी। तो हमने अध्याय पहले की दोनों धाराएं देख ली थी और अध्याय दूसरे की हम धाराएं देख रहे थे, जिसमें हमने अब तक की चर्चा में 24 धाराओं के बारे में बात कर ली थी। मैं आशा करता हूं 24 धाराएं आपको याद होंगी। यदि याद हो गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को नेक्स्ट धारा के साथ में। तो धारा 25 से आज हम आज के सेशन को प्रारंभ करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अध्याय 2, नगर पालिका अधिनियम का अध्याय 2। और इस अध्याय का नाम क्या था, तो नाम था नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन एवं शासन, नगर पालिका का गठन एवं शासन। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक हमें पढ़नी है। धारा 3 से धारा 50 तक हमें इसमें देखनी है। कौन से अध्याय में, अध्याय 2, टाइटल है नगर पालिका का गठन एवं उसका शासन। इसमें हमने कल 24 धाराओं को देख लिया था। यदि बात करें धारा 21 में क्या लिखा गया है, तो धारा 21 में लिखा गया कि सदस्य बनने के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, मतलब उनकी क्या योग्यताएं हैं। फिर 21 क हमने देखा जिसमें कुछ विशेष योग्यताओं के बारे में लिखा गया, विशेष योग्यताओं के बारे में लिखा गया है। फिर हमने अध्याय धारा देखी थी 22। धारा 22 में लिखा गया था कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर चुनाव लड़ने पर उस पर क्या है, प्रतिबंध है। एक व्यक्ति 2 स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात थी।
फिर हमने देखी धारा 23 और धारा 23 में हमने देखा कि जो भी प्रचार सामग्रियां हैं उनका क्या रहेगा, प्रतिबंध रहेगा जब चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर के जब तक चुनाव अंतिम रूप से संपन्न न हो जाए तब तक के लिए वो जो यान हमने बात की थी यानो ध्वनि विस्तार को, यदि हम बात करें किस मतलब के शॉर्ट टाइटल के हिसाब से तो मतलब प्रचारकों की, यानी प्रचार करने पर क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध है, चुनाव प्रचार करने का क्या है, प्रतिबंध है। फिर हमने धारा देखी थी 24, धारा 24 और धारा 24 में कुछ क्या गई थी, निरर्हताएं बताई गई थी, निर्योग्यताएं बताई गई थी, जिनके बारे में हमने देखा कि वो व्यक्ति क्या नहीं हो, तो पागल नहीं हो, यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया हो, यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अगर उसने किसी नगर पालिका में किसी फंड में गबन किया गया हो, या उस पर कोई वाद चल रहा हो जिसमें 6 माह की उसको सजा हो चुकी हो, या ऐसा कोई उस पर मामला विचाराधीन हो जिसके लिए उसको 5 वर्ष की अधिकतम सजा हो सकती है। फिर हमने एक खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 वाला देखा था, उसके उसमें जो धाराएं उनमें जो वर्णित कोई भी अपराध है तो उस प्रकार के अपराध में यदि वो पकड़ा गया हो, आईपीसी एक्ट 1973 की धारा 110 के तहत उसने कोई अपराध किया हो, ये सारी बातें, यदि उस व्यक्ति की यदि 2 संतानें हैं, कब से है तो वो मैटर करती है, कब से है तो 27 नवंबर 1997, हमने बात की थी 27 नवंबर 1995 की, तो 1995 से लेकर के उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति की 2 संतानें हैं तो वो व्यक्ति नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी हमने बात की थी। यदि कोई व्यक्ति इलीगल धंधा करते हुए या गैर कानूनी कोई व्यवसाय करते हुए पकड़ा गया है तो वो भी व्यक्ति नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका में किसी व्यक्ति ने कोई टेंडर ले रखा है, कोई ठेका उठा रखा है, या किसी और तरह से उसने कोई अपनी पार्टनरशिप हिस्सेदारी डाल रखी है तो वो भी व्यक्ति इस नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपना टेंडर ले रखा हो या वो उसमें किसी भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो या वित्तीय सहयोग उसके व्यवसायिक रूप से यदि जुड़ा है, यदि वो व्यक्ति नगर पालिका में यदि चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है तो उसके बाद तो वो तो अपना हिसाब देखेगा, अपने ही लोगों को उसमें हायर करेगा कुछ व्यवसायिक प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को वहां पे चुनाव लड़ने के लिए रोका गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये हमने कल धाराएं देखी थी। इससे पहले की हमने धाराएं देखी थी 20 तक, वो भी मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गई होंगी, उनको याद कर लेना अच्छी तरह से, बार बार लिख लिख के याद कर लेना। आज हम धारा देखेंगे, धारा 25 से लेकर के कुछ आगे की जो धाराएं आज के सेशन में हम देख पाएंगे वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं धारा 25 से, तो हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 25 के बारे में क्या लिखा गया है, किस प्रकार से उल्लेखित की गई है, ओरिजिनल एक्ट में उसका क्या टाइटल दिया गया है, उनको सभी को देखेंगे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। धारा 25 हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 25। धारा 25, धारा 25 में लिखा गया है, देखो धारा 24 में हमने देखा था कौन व्यक्ति योग्य है या कौन व्यक्ति नियोग्य है उसके बारे में, अब बताया गया है कि उन व्यक्तियों का चुनाव करेंगे, तो चुनाव करेगा कौन, किन किन लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया है, तो उस वो बातें इसमें की गई है। मतलब इसमें क्या किया गया है, इसमें लिखा गया है कि मतदान का अधिकार। धारा 25 का टाइटल है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार यानी कि कौन लोग जो इस नगर पालिका में चुनाव के लिए अपना मत दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, कौन लोग होंगे उनके बारे में इसमें बताया गया है। हमने पहले बात की थी कि नामावली में नाम जोड़ने के लिए, यानी कि उस निर्वाचक नामावली में जो सूची होती है, वोट लिस्ट होती है, उसमें नाम जोड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, तो 18 वर्ष चाहिए। मतलब 18 वर्ष का वो प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, चुनाव में मत देने के लिए अधिकारी रहेगा, मत दे सकता है, उसका अधिकार है कि वो मत दे सकता है, मताधिकार उसे प्राप्त हो गया होगा। अब इसके बाद और होती है कि वो व्यक्ति, एक तो देखो उसकी 18 साल उम्र पूरी हो जानी चाहिए, निर्वाचन सूची में उसका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद और क्या होती है कि कोई व्यक्ति है जो एक से अधिक बार वोट नहीं दे सकता और अधिक स्थानों पर भी वोट नहीं दे सकता। आई बात समझ में। अब देखो क्या क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया मतदान का अधिकार, पहला तो प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है को मतदान का अधिकार प्राप्त है। मतदान का अधिकार प्राप्त है।
और इसमें कंडीशन क्या जोड़ी गई है, इसमें जोड़ी गई है उसका नाम निर्वाचन सूची में जुड़ा होना चाहिए, निर्वाचन सूची में जुड़ा होना चाहिए। बस इतनी की कंडीशन है मत देने के लिए। बस योग्य अधिकार यही है। इसमें मताधिकार के बारे में चर्चा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वोट कौन दे सकता है। एक तो उसका वोट लिस्ट में नाम जुड़ गया हो, 18 साल की उम्र पूरी है तो वोट लिस्ट में नाम जुड़ेगा। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि वोट वही दे सकता है जिसका निर्वाचन सूची में नाम जुड़ा हो। बस जिसका नाम निर्वाचन सूची में जुड़ा होगा वो व्यक्ति चुनाव यानी अपना मतदान कर सकता है। अब बात आती है कि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में या एक वार्ड में एक से अधिक बार मत नहीं दे सकता। ये भी बात इसमें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता। ये भी कॉमन सी बात है, सबको लोगों समझ में आई होगी बात कि कोई व्यक्ति एक ही बार वोट देना है, एक स्थान पर एक ही बार, यानी कि एक बार ये जो चुनाव है इस एक चुनाव के अंदर वो केवल एक ही बार मतदान करेगा। ऐसा नहीं कि इस वार्ड में भी चुनाव, इस वार्ड में भी उसने मतदान कर दिया, दूसरे वार्ड में भी जाकर मतदान कर रहा है, तो वह तो बात समझने वाली है कि उसका निर्वाचन सूची में नाम तो सिर्फ एक ही वार्ड में जुड़ेगा, एक ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, तो वो दो अलग अलग जगहों पर चुनाव दे नहीं, मतदान नहीं दे सकेगा। तो यही बात है, मेन यही आपको याद रखना है कि मतदान का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसका नाम निर्वाचन सूची में जुड़ा हो। बस इतना याद रखना है, बाकी चीजें सारी इससे रिलेट होती हैं। आप इतने कॉमन सेंस से आप इसको सही कर सकते हो। तो ये हमने देखा किसके बारे में, चुनाव के बारे में, कि चुनाव में मतदान कौन कौन कर सकता है। इससे संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 25 है, जिसका टाइटल रहने वाला है मतदान का अधिकार। ओरिजिनल एक्ट में यही लिखा गया है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। ये बात आपको समझ में तो आई होगी। देखो इतनी ज्यादा कोई कठिन लैंग्वेज से हम बात नहीं कर रहे। देखो यदि आप ओरिजिनल एक्ट को पढ़ोगे तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। ऐसा तो वो भी नहीं है कि आप उसको भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आएगा। और एग्जाम अभी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम इसको सरल भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात आपने देख ली होगी इसमें क्या चर्चा की गई है। तो इसमें इतना ही लिखा गया है कि मतदान का अधिकार किन लोगों को प्राप्त होगा, कि जिनका मतदान सूची में नाम जुड़ा होगा। अब हम देखते हैं आगे की चर्चा। ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं आगे धारा 26 के बारे में। तो देखो अब तो हमें पता चल गया कि मतदान कौन कौन कर सकता है, कि किन लोगों को मतदान का अधिकार है। तो अब आगे लिखा गया होगा, अब मत देना कैसे है, किस प्रकार से देना है, मत देने की रीति या निर्वाचन में मत देने की रीति किस प्रकार से होगी, यानी किस प्रकार से हम आगे वोट देंगे। क्या बैलेट पेपर का यूज किया जाएगा, जो पहले मत पत्र चलते थे, जो पेटियां चलती थी उसमें, या कोई वोटिंग मशीन होगी जिसे हम ईवीएम मशीन कहते हैं, क्या उसमें वोट होगा। तो वो सारी बातें इस अगली धारा में जोड़ी गई है। तो धारा 26 टाइटल लिख लीजिएगा, धारा 26। धारा 26 का जो टाइटल रहने वाला है वो रहेगा निर्वाचन में मत देने की रीति। निर्वाचन में मत देने की रीति। देखो आप सभी ने वोट तो दिया ही होगा, आपका सभी का नाम जो निर्वाचन सूची में जुड़ा होगा। आपने या तो लोकसभा के चुनाव में मत दिया होगा, आपने विधानसभा के चुनाव में भी मत दिया होगा, आपने अपने गांव के जो सरपंच के चुनाव होते हैं, या आप किसी नगर पालिका में रह रहे हो तो आपने वहां के पार्षदों के लिए भी चुनाव में दिया होगा वोट। तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से वोट दिए जाते हैं। पहले जो वोट चलते थे वो उन पेटियों में होते थे। वो जो चुनाव की जो पेटी आती थी उसके अंदर एक बेल्ट पेपर के माध्यम से, देखो उस बेल्ट पेपर का जो सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, ये निशान हुआ करता था, और ये मोड़ पे जो निशान होता था। और जिस भी व्यक्ति को, जैसे इस प्रकार से कोई बेल्ट पेपर बना होता है, इस प्रकार से हमें एक लिस्ट दी जाती है, जितने भी लोग, जितने भी जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वोट जिसमें उम्मीदवार हैं, उन सभी के इधर उनका नाम लिखा होता है, इधर उनका कोई सिंबल है वो दिया होता है। तो इस प्रकार से होता है। और हमें क्या करना होता है, जिस जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मोहर है वो जिसे भी हम देनी है उसके ऊपर ये मोहर हमें मारनी होती थी, उस पर यह ठप्पा लगाना होता था। अब देखो ये ठप्पा लगाएंगे कैसे, ऐसा नहीं होगा कि यदि आप वोट पत्र पर यदि वोट देने जा रहे हो तो इसके ऊपर लगाओगे, इसके अंदर अंदर,
ऐसा नहीं होगा कि आप इन दोनों के बीच में लगा रहे हो इस प्रकार से, ये ऐसा ये गलत माना जाएगा, यहाँ पे होगा, वरना ये वोट क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। आप यदि इस प्रकार से सही नहीं दे रहे तो ये मत आपका क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। यदि आप सही दे रहे हो, इसके अंदर अंदर दे रहे हो, तो ही सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये बातें इसके अंदर लिखी गई है कि एक से अधिक व्यक्ति को आप मत, ऐसा भी नहीं है कि आपने दो व्यक्तियों को अपने एक साथ में ठप्पा लगा दिया यहाँ पे, तो वो भी गलत माना जाएगा, वो आपका चुनाव नहीं गिना जाएगा। ये सारी की सारी इसमें बात होती है। और अब तो जो चलती है ईवीएम मशीन, उसमें तो हमें सिर्फ एक बार क्या करना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है, और उस बटन से किसकी आवाज निकलती है, बीप की आवाज निकलती है। तो उस बीप की आवाज से हमें समझ में आ जाता है कि ठीक, हमने इस व्यक्ति को वोट दिया। वो हमें ही पता रहता है, क्योंकि सारे की सारी ये चीजें गोपनीयता में चलती है। किसमें चलती है, गोपनीयता में, कि हमने किसको मत दिया ये हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलता। ये तो इस मत पत्र में भी ऐसा ही होता था, और इसमें भी अभी भी ऐसे ही गोपनीयता के आधार पर मत होते हैं, क्योंकि यदि गोपनीयता नहीं रहेगी तो पता चल जाएगा ठीक, इस व्यक्ति ने तो मेरे को मत दिया ही नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है, उनमें हिंसा भड़क सकती है। तो ऐसा उसमें नहीं किया गया, इसमें गोपनीयता को रखा जाता है। ये सारी की सारी बात आपको पता होगी, आपने मत कभी ना कभी दिया होगा। अब देखते हैं कि मत देने की रीति। देखो वैसे तो हमने इसमें बात कर ही ली, तो एक बार इसको नोट्स के रूप में लिख लेते हैं क्या किस प्रकार से देंगे, मत देंगे। देखो एक तो इसमें मत पत्र के द्वारा, मत पत्र, या इसको बेल्ट पेपर भी लिखा जा सकता है, बेल्ट पेपर, मत पत्र के द्वारा। दूसरा हम दे सकते हैं वोट मशीन के द्वारा, वोट मशीन के द्वारा, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा, ईवीएम मशीन के द्वारा। एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है, देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे ये कोई एक नगर पालिका है या कोई भी क्षेत्र जहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये कोई चुनाव का क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये इस क्षेत्र में चुनाव होना है, ये इसका कोई वार्ड है, यहाँ का कोई व्यक्ति जिसको इस दूसरी नगर पालिका में, यानी कि बराबर कोई दूसरी जगह चुनाव चल रहा है, और यहाँ पे इसको बाहर भेज दिया गया, या यहाँ का कोई व्यक्ति कहीं दूर जाकर वो कोई काम कर रहा है, यानी इसको ऐसे मान लो आप, यदि यहाँ का व्यक्ति है और या तो ये आर्मी में है, तो इसकी आर्मी में होगा तो इसकी ड्यूटी बाहर होगी, एक दिन के लिए इसको छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब ये अपना वोट देने यहाँ पे नहीं आ सकता। और दूसरी बात, यदि इस वहां के व्यक्ति को चुनाव करवाने के लिए दूसरी नगर पालिका में भेज दिया कि आपको वहां पर चुनाव करवाना है, वहां पे उनको हायर किया गया है, तो ये व्यक्ति भी यहाँ से, यहाँ पर तो अनुपस्थित है, यहाँ पे तो वो मत दे ही नहीं सकते क्योंकि मौके पर उपस्थित नहीं है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर है और दोनों में साथ साथ वोट चल रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार ऐसा इनको अधिकार दे दिया जाता है कि आप क्या करो, एक डाक पेपर, डाक में अपना मत, जो ये बेल्ट पेपर इनको दे दिया जाता है, और डाक में ये अपना जो मत पत्र है वो यहाँ पे इधर भेज देते हैं, डाक में इधर अपना मत भेज देते हैं। जैसे ये अपना बेल्ट पेपर है, तो इस बेल्ट पेपर के ऊपर ये अपनी मोहर लगा के, ठप्पा लगा के, जिसको भी ये मत देना चाहते हैं, जिस प्रत्याशी को ये अपना मत देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अपनी ठप्पा लगा कर यहाँ पे भेज देंगे डाक में, यानी कि वो भी गोपनीयता के आधार पर है, सभी चीज में गुप्त रहने वाली है। वो उसने किसको ठप्पा लगाया वो सिर्फ या तो इसको पता होगा, या ये इसने जिसको ये मत दिए बताया है कि आप मेरे जगह ये मत डाल दोगे, तो ये उसको पता होगा। तो इस प्रकार से ये होती, इसे बोलते हैं प्रोक्सी वोट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रोक्सी मत। तो ये प्रोक्सी मत भी इस नगर पालिका के चुनाव में मान्य नहीं है, यानी कि प्रोक्सी मत कोई भी नहीं दे सकता। ये जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके लिए ये योग्य नहीं है, यहाँ पे ये वोट नहीं दे सकता, ऐसा कोई प्रोक्सी मत का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। मैं आशा करता हूँ प्रोक्सी मत आपको समझ में आएगा कैसे होता है प्रोक्सी मत। जैसे ये आर्मी का कोई जवान है, ये यहाँ से बाहर कहीं ड्यूटी पर गया हुआ है और इसने क्या किया, डाक में अपना मत भेज दिया, तो इसे कहते हैं प्रोक्सी मत। क्या बोलते हैं इसे, प्रोक्सी मत बोलते हैं। और ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो नगर पालिका के चुनाव में मान्य नहीं है। मतलब हमने क्या लिखेंगे, प्रोक्सी मत नहीं होगा, प्रोक्सी मत नहीं होगा, प्रोक्सी वोट या प्रोक्सी मत नहीं होगा, नहीं मान्य होगा। बस ये बातें आपको यहाँ पे समझनी है। फिर बात है, देखो वो तो कॉमन सेंस की बात है, यदि आपने एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को मत दिया है तो आपका मत खारिज हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे वो आप इसमें देख लोगे, वो कॉमन सेंस की बात है कि यदि एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को आप मत देते हो तो आपका जो मत है वो खारिज माना जाएगा। तो ये है बात धारा 26 के बारे में। निर्वाचन में मत देने की रीति, किस प्रकार से आप वोट दे सकते हो, वो इसके अंदर मेंशन किया गया है।
तो अब हम देखने वाले हैं अगली धारा के बारे में। इसको आपने लिख लिया होगा। यदि कुछ चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं धारा 27 के बारे में कि धारा 27 में क्या चीजें लिखी गई हैं। देखो धारा 26 में हमने क्या देखा था कि धारा 26 में लिखा गया है किस प्रकार से चुनाव में अपने वोट दे सकते हैं। अब वोट तो दे दिया हमने, अब क्या हुआ, कहीं आकस्मिक कोई रिक्ति होगी, आकस्मिक रिक्ति होगी किसी प्रकार से, जैसे वो व्यक्ति या तो उसने त्याग, जो सदस्य है उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, या वो दिवालिया घोषित हो गया। क्योंकि यदि वो दिवालिया घोषित हो जाएगा तो वो अब इसे नगर पालिका में सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो निर्योग्य हो जाएगा। यदि उसके वो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है तो भी वो नगर पालिका में सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा, तो मतलब उसका पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो इस प्रकार की यदि कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसके बाद में किस प्रकार से उस रिक्ति को भरा जाएगा, वो चीजें लिखी गई है धारा 27 के अंदर। तो देखते हैं धारा 27 में। धारा 27 के साथ यदि मैं आपसे बेक चलूं, पूछूं धारा 7 में क्या लिखा गया है और धारा 17 में क्या लिखा गया है, और साथ ही साथ यदि मैं आपसे पूछ लूं तो अध्याय 7 और अध्याय 17 में क्या लिखा गया है, अध्याय 7 और अध्याय 17 में क्या लिखा गया है। तो ऐसे यदि आप इनको पढ़ोगे, रिलेट करके पढ़ोगे सब चीजों को, यदि याद तो इसी प्रकार रखना पड़ेगा, इन सबको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो हमने बात की थी जो धारा 7 में लिखा गया था नगर पालिका की पदावधि। तो नगर पालिका की पदावधि हमने कितनी देखी थी, इसकी पहली बैठक से लेकर के कितने वर्ष तक रहेगी, 5 वर्ष तक रहने वाली है। फिर हमने बात की धारा 17 के बारे में। तो धारा 17 में हमने देखा कि जिला निर्वाचन आयोग के बारे में, जिला निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में हमने किस में देखा था, धारा 17 में देखा था। फिर बात करें अध्याय 7 में हमने किसके बारे में देखा था, तो अध्याय 7 में हमें क्या करना था, राजस्व इकट्ठा करना था। मतलब राजस्व के बारे में जो चर्चा है वो कौन से अध्याय में है, अध्याय 17 में है, अध्याय 7 में। अध्याय 7 में किसके बारे में लिखा गया है, राजस्व के बारे में लिखा गया है। यदि इसकी धाराएं देखें तो कितनी धाराएं हमने बात भी की थी कि धारा 101 से लेकर धारा 141 तक कौन से में मेंशन की गई है, अध्याय 7 में मेंशन की गई है, राजस्व जिसका टाइटल रहने वाला है। याद रखना इसी प्रकार से पड़ेगा, पूछ लिया जाएगा कि धारा 135 का संबंध है, धारा 135 का संबंध कौन से अध्याय से है, तो कौन से अध्याय से रहने वाला है, अध्याय 7 से रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करें धारा अध्याय 17 में हमने क्या देखा था, तो इसमें हमने देखा था प्रकीर्ण या मिसलिनियस, प्रकीर्ण हमने देखा था। यदि इसकी धाराओं की बात करें तो कौन कौन सी धारा थी, धारा 342 से लेकर धारा 344 तक इसमें धाराएं मेंशन की गई हैं। देखो याद करना है, रटना तो पड़ेगा, रटने वाली चीजें हैं, रटना ही पड़ेगा, इनको इसी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यदि पिछली चीजों को साथ साथ रिलेट करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। तो ये हमने देखा अध्याय के बारे में, पिछली कुछ चर्चा इसमें साथ साथ हमने कर ली। अब देखते हैं देखो धारा 27 के बारे में। तो धारा 27 में क्या लिखा गया है, इसका जो टाइटल जो ओरिजिनल एक्ट में मेंशन किया गया वो किया गया है कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। तो लिख लो फिर, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, कौन से धारा में मेंशन है, तो धारा 27 में। अध्याय पूछा जाए तो अध्याय दूसरे अध्याय की धारा 27 में यह लिखा गया है कि यदि किसी प्रकार से कोई भी पद की रिक्तियां हो जाती है, आकस्मिक रिक्ति यदि हो जाती है तो वो किस प्रकार से भरी जाएगी। आकस्मिक रिक्ति का मतलब यही है क्या है कि या तो उस व्यक्ति ने क्या कर दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, पहले अपनी कार्यकाल से पहले उसने त्याग पत्र दे दिया हो, या उसकी पद पर रहते मृत्यु हो गई हो, पद पर मृत्यु हो गई हो, या क्या हो गया हो, वह दिवालिया घोषित हो गया हो, या तो वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या मानसिक विक्षिप्त हो गया हो, मानसिक विक्षिप्त हो गया हो, या उस पर किसी अन्य प्रकार का कोई अभ्युदयवाद लग गया हो जिसके कारण उसकी सदस्यता क्या हो गई हो, तो
भंग हो गई और वो सदस्य नहीं रहा हो, सदस्य बनने रहने के योग्य न रहा हो, तो अब वो क्या कहलाएगी? आकस्मिक रिक्तियां। और ये आकस्मिक रिक्तियां यदि किसी नगर पालिका में किसी पद पर हो जाती है तो उसको किस प्रकार से भरा जाएगा, उसको लिखा गया है धारा 27 के अंदर। तो इसमें हम क्या देखना है, तो इसमें देखेंगे, देखो ये आकस्मिक रिक्तियां भरी कैसे जाती हैं, आप सभी को पता होगा, अवेयर है आप इन बातों से, कॉमन सेंस की बात है। किससे होगा? तो उपचुनाव के माध्यम से, उपचुनाव के माध्यम से भरी जाएगी, उपचुनाव के माध्यम से। और इसमें कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा? तो वही व्यक्ति लड़ सकेगा जो इस पद के लिए क्या होगा? योग्य होगा, वो ही भर सकेगा, निर्वाचित होने वाला व्यक्ति। तो ये ही इसके अंदर है। वो भी देखो, और चुनाव कितने वर्ष के लिए जाएगा? जैसे ये कोई 5 वर्ष की इसका कार्यकाल था अधिकतम, उसमें से इसने जैसे मान लो 3 वर्ष में अपना त्याग पत्र दे दिया, या किसी प्रकार से इसकी सदस्यता भंग हो गई, या इसकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, तो अब ये क्या, जो अगला जो व्यक्ति चुनाव में आएगा, तो देखो हमने धारा 7 में किसकी पदावधि देखी थी, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि धारा 7 में पदावधि किसकी है। तो इसके अंदर जो पदावधि दी गई है वो किसी अधिकारी की नहीं, किसी भी सदस्य की नहीं बताएगी, इसमें नगर पालिका की पदावधि बताएगी। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जो धारा 7 में जो हमने पदावधि के बारे में बात की थी, वो पदावधि, वो कार्यकाल किसका है? वो नगर पालिका का कार्यकाल है, न कि किसी सदस्य का। अब देखो इस नगर पालिका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। तो यानी कि इस नगर पालिका में पूरे जो नगर पालिका वो चुनाव कितने वर्ष बाद होना है? 5 वर्ष बाद होना है। यदि इससे पहले यदि कोई व्यक्ति या वो कोई सदस्य कि यदि कोई पद की आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसमें चुनाव कैसे, जो आगे इसमें जैसे 3 वर्ष के लिए इसने 3 वर्ष बाद यदि कोई व्यक्ति त्याग पत्र दे जाता है या उसकी कोई आकस्मिक रिक्ति हो गई, अब क्या होगा? इसके बाद के बचे कितने वर्ष? 2 वर्ष। किसके 2 वर्ष बच गए? तो इस नगर पालिका की पदावधि के 2 वर्ष बच गए। तो वो व्यक्ति शेष वर्ष, शेष समय के लिए ही इस पद पर निर्वाचित हो पाएगा। बात समझ में आई होगी कि शेष कार्यकाल हेतु ही जो दूसरा व्यक्ति इस पद पर आएगा वो उस शेष कार्यकाल के लिए ही आएगा। कैसे होगा? तो देखो, आकस्मिक रिक्ति के बाद उपचुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति इस पद पर निर्वाचित होगा या होने वाला व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा या निर्वाचित होगा। शेष कार्यकाल के लिए उसको चुना जाएगा। फिर बात करते हैं, यदि कोई सीट, ये जो सीट थी जो जिस पर आकस्मिक रिक्ति हुई है, जो खाली रिक्त सीट हुई है, यदि वो आरक्षित थी, पहले क्या थी? आरक्षित थी, चाहे किसी के लिए आरक्षित हो, SC ST OBC महिला, किसी भी वर्ग के लिए यदि वो आरक्षित है, तो अब दोबारा इस पे यदि उपचुनाव होने हैं तो इस पर जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार होगा, जो इस पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति भी उसी वर्ग का होना चाहिए, मतलब आरक्षित वर्ग की सीट उसी वर्ग से भरी जाएंगी। आरक्षित वर्ग की सीट उसी वर्ग से भरी जाएंगी। जैसे यदि SC ST OBC, जैसे तो मानो अपने SC के लिए ये सीट क्या थी? तो पहले आरक्षित थी, तो दोबारा उस पे जो उपचुनाव होने हैं तो उसके वो भी किस वर्ग से भरी जाएगी? इसी SC वर्ग से दोबारा उसको भरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई भी व्यक्ति आकर क्या हो जाए, इसमें आकस्मिक इसमें उपचुनाव लड़ सके, ऐसा नहीं होगा। उसमें वही व्यक्ति आएगा जो इस आरक्षित वर्ग के लिए क्या होगा? योग्य होगा, इसी आरक्षित वर्ग का होगा, वो ही इसमें अपना जो इस भागीदारी दे सकता है, यानी कि चुनाव लड़ सकता है। तो ये है धारा 27 के बारे में, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएंगी। हमने बात की उपचुनाव के माध्यम से। इस पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वो शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगा, और जिस यानी आरक्षित वर्ग की यदि कोई सीट है तो उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति निर्वाचित किया जाएगा। आगे होगी बात समझ में, लिख भी लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 28 के बारे में, उसमें क्या लिखा गया है। इनके टाइटल आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, बाकी चीजें आपको थोड़ी बहुत समझनी है। यदि याद रख पाओ, रट पाओ, तो वो आपकी बावले है। अब देखते हैं आगे धारा 28 के बारे में।
धारा 28 में बताया गया है निर्वाचन अपराध। क्या बताया गया? निर्वाचन अपराध। यानी कि धारा 28 में किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन अपराध के बारे में। अब ये निर्वाचन अपराध, इसको जो परिभाषित किया गया है वो एक और एक्ट है, उसके अंदर परिभाषित किया गया है, वो हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इतना पता होना चाहिए कि ये जो निर्वाचन का अपराध है वो कौन सी धारा में है, तो धारा 28 में है। बस इतना याद रखना है, निर्वाचन अपराध कौन सी धारा में है, धारा 28 में। किसके तहत है ये याद रख लेना है, किसके तहत है, तो एक एक्ट है जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम। जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये 1951 का अधिनियम है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धाराओं में ये परिभाषित है, की धाराओं में निर्वाचन अपराध परिभाषित किया गया है। निर्वाचन अपराध परिभाषित है, यानी कि निर्वाचन अपराध के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो इस जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की ये एक्ट है, जिसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। और ये जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में आता है। यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि आप उस यूपीएससी सीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप केवल नगर पालिका अधिकारी के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये अधिनियम नहीं पढ़ना। इतना ही याद रखना है कि इस नाम का भी एक अधिनियम है, जिसकी धाराओं में निर्वाचन अपराध परिभाषित किया गया है। वो कौन सी धारा में है, तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 में दिया गया है। निर्वाचन अपराध नगर पालिका अधिनियम की धारा 28। बस ये याद आपको रखना है। तो धारा 28 में है निर्वाचन अपराध के बारे में। और ये निर्वाचन अपराध परिभाषित कहां पे किया गया है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धाराओं में इसको परिभाषित किया गया है। कौन सी धाराओं में है, इस अधिनियम की कौन सी धाराओं में, वो हमें नहीं देखना, हमारे सिलेबस में नहीं, हम क्यों देखें उसको। बस इतना याद रख लेना कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धाराओं में निर्वाचन अपराध परिभाषित किया गया है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि निर्वाचन अपराध परिभाषित किया गया है। अब इसमें देखो एग्जाम कैसे पूछ सकता है आपके। निर्वाचन अपराध उल्लेखित है या परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसमें ए दिया जाएगा नगर पालिका अधिनियम की धारा 28। फिर दिया जा सकता आपसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। सी दिया जा सकता आपको ए व बी दोनों। और डी दिया जा सकता उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या सही रहने वाला है, इसमें आपका आंसर सही रहेगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, क्योंकि ये परिभाषा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, परिभाषित दिया गया। यदि दिया गया उल्लेखित दिया गया तो हम एक बार ऐसे भी देख सकते हैं कि निर्वाचन अपराध का जो प्रावधान यदि बात करें तो इस नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा में है, तो भी इसका आंसर आएगा धारा 28। यदि पूछा जाए नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में निर्वाचन अपराध उल्लेखित किया गया है, फिर इसका आंसर आएगा धारा 28 नंबर। वरना इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, वो देखो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से पूछ ले। आंसर जो हमने याद करके गए हैं उस क्वेश्चन के लिए आंसर वो नहीं रहता, यदि वो ऑप्शन में अलग है तो उसमें ऑप्शन के आधार पर अपने को क्या करना है, उसमें से आंसर निकालना है। हमें लिख के लिखना थोड़ी है कि हम उस आंसर को रट के जाएं, लिखना नहीं है, हमें उसमें से छांटना है। आप में से किसकी कला मांगता है वो, कि आप में छांटने की कला है क्या। ऑप्शनल एग्जाम आपसे हमेशा क्या मांगता है कि आप छांटने की कला आप में है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने।
आप में से उनको छांटना है कि इनमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है, सही है नहीं है, वो बात नहीं होती। इन सब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उपयुक्त हमारा देखो क्या होता है, यदि हमने देखा ऊपर वाली धाराओं में, जैसे यहाँ पे दे दिया गया 29, तो अब देखेंगे देखो 29 तो है नहीं, ये हमने पढ़ा नहीं, ए व बी दोनों हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। हमारा दोनों, हमारा क्या ध्यान कहां पे जाएगा, इन दोनों पर जाएगा। इन दोनों को हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें ये तो पता है कि यदि ये तो नहीं है तो ये इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और हम कहेंगे देखिए बात तो नगर पालिका अधिनियम की है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसको भी एलिमिनेट कर दिया। और ये हमें पता है कि इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो धारा 28 में पढ़ा है ना निर्वाचन अपराध, तो ये तो है नहीं और ये हमने पढ़ा नहीं और हमने देखना नहीं है, क्योंकि ये तो अधिनियम ही और है। ये हो गई बात। फिर हमारा ध्यान या तो इन पे जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा ऊपर वाले दोनों तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नहीं है तो अब हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है, क्योंकि हम उनको नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे भी, क्यों, अब देखो इसके उस पर जाने के लिए तब जाए, तब ये भी हमें तीनों ऑप्शनों के बारे में पता है कि वो नहीं, हम कंफर्म हो तब हमें चौथा ऑप्शन देखना चाहिए, वरना हमें पहले इन ऑप्शनों में कोई अपना देखना चाहिए। तो इनमें से यदि देखें तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। जनप्रति अधिनियम की धारा में इसके बारे में उल्लेखित किया गया, ये आप ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चनों को बार बार देखते हुए चलना। अब देखेंगे धारा 29 के बारे में कि उसमें क्या लिखा गया है। धारा 29, धारा 28 के अंदर दिया गया है निर्वाचन अपराध, और धारा 29 में देखो, धारा 29 में दिया गया है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, और ये भ्रष्ट आचरण किसके संबंध में है, निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण। किसके लिए, निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण। वोटिंग जो चल रही है उस वक्त चुनाव में यदि आपने किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण किया है, कैसे किया वो देखो। या तो आपने नाम जुड़वाया है अपना, अपना जो नामावली में जब नाम जुड़वा रहे हैं अपना, तो उसमें क्या किया आपने, क्या किया, कोई रिश्वत दे दी, है ना। रिश्वत देकर के हमने अपनी उम्मीदवारी घोषित की और नामांकन अपना करवाया। उम्मीदवारी के लिए, सदस्यता के लिए हमने क्या किया, उम्मीदवारी के लिए यानी कि वोट चुनाव लड़ने के लिए हमने जो नामांकन भरवाया है उसमें हमने रिश्वत दे दी हो। और अब हमने या तो रिश्वत नहीं दी है, हमने नामांकन हमारा सही है, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, तो यदि बाद में हम किसी भी प्रकार का लालच देकर के, निर्वाचक को लालच देकर के यदि हम वोट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, या धर्म धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं, या हम किसी सती प्रथा का या कोई ऐसी और प्रथा जो अभी समाज में बैन की गई है, उन प्रथाओं के, यानी जिन प्रतिबंधित जो प्रथाएं हैं उनके बारे में हम उनको गुणगान करके यदि हम उनके बारे में उस प्रकार से यदि हम वोट ले रहे हैं, तो वो सारी सारी क्या होगा, भ्रष्ट आचरण होगा। क्या होगा कि एक तो देखो इसमें हम धर्म और धर्म, वंश, जाति के आधार पर, यानी मैं बता रहा हूं मैं उसके वंश का हूं, मतलब मैं वोट लड़ने के लिए अधिकारी हूं, मैं आपकी जाति का हूं, आप मेरी जाति को वोट दीजिए, मैं आपके धर्म का हूं, आप इस मेरे को वोट दीजिए। तो इस प्रकार की यदि कोई बात करेगा तो वो क्या माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। जाति के आधार पर वोट मांगना, वोट मांगना, तो ये क्या कहलाएगा, तो भ्रष्टाचरण कहलाएगा। और इसके अंदर दिया गया है कि यदि आप सती प्रथा का गुणगान करते हो, सती प्रथा का गुणगान करके यदि आपने क्या लिया हो, वोट लिया हो, मत आप वोट मांग रहे हो, फिर आपने क्या किया हो, आपने किसी का सामाजिक बहिष्कार करते हो, या आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया हो, सामाजिक बहिष्कार यदि करते हो, छुआछूत कर रहे हो आप, तो भी आप क्या हो, भ्रष्ट आचरण के दोषी माने जाओगे। फिर बात करते हैं निर्वाचन को किसी अन्य प्रकार की सुविधाएं दे करके, निर्वाचक को अन्य सुविधाएं देकर, सुविधाएं देकर वोट मांगना, वोट मांगना, तो ये भी क्या कहलाएगा, भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। और आपने यदि किसी निर्वाचन अधिकारी है, या कोई सरकारी जो राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी हैं, या जो सेना में उस वक्त जो कार्य कर रहे हैं वो लोग, यदि उनके साथ में यदि आपने किसी प्रकार का यदि कोई उनका दुरुपयोग किया हो, यानी उनको रिश्वत देके अपनी तरफ कर लिया और उनको कहा कि आपको वोट मेरे पक्ष में वोट डलवाने हैं, तो यदि इस प्रकार का यदि आप काम करते हो तो भी आपको क्या, आपका क्या माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। मतलब क्या होगा, अधिकारी व कर्मचारियों का दुरुपयोग, अधिकारी व अधिकारी कर्मचारी, कर्मचारी व
पुलिस बल का दुरुपयोग। यदि इस प्रकार का करके, जैसे चुनाव चल रहा है, जैसे ये किसी चुनाव केंद्र है और इसमें चुनाव चल रहा है, यहाँ पे ये अलग अलग बूथ बने हुए हैं और इसमें जो भी कर्मचारी यहाँ पे रखे गए हैं और उनको आपने कुछ पैसे दे के, लालच दे किसी प्रकार से आपको उनका दुरुपयोग करे हो और कह रहे हो कि आप बस ये जो मत है वो मेरे पक्ष में जाने चाहिए, आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, या कोई बाहर जो पुलिस वाले खड़े उनको कह दिया, लोगों को डराओगे कि यदि वोट किसी को दिया तो ठीक है, वरना आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। यानी इस प्रकार के यदि कुछ कार्य करते हैं तो वो किस में जोड़े जाएंगे, भ्रष्ट आचरण में माने जाएंगे। इसके यदि कोई भ्रष्टाचरण का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके बारे में यदि किसी प्रकार की जो कार्यवाही है तो वो कार्यवाही के बारे में आगे की एक धारा में बात की गई है। तो धारा 35 के अंदर इनके बारे में बात की गई है। ये जो धारा 35 का जो संबंध है वो धारा 28 और धारा 29 से है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के दूसरे अध्याय की जो 35 नंबर की जो धारा है उसमें कुछ अयोग्यताएं घोषित की गई है। उसमें कुछ जो दंड के बारे में बताया गया, जुर्माना और दंड के बारे में बताया गया, वो बताया गया किसके लिए, तो धारा 28 और धारा 29 के लिए। तो इन दोनों धाराओं के लिए जो भी कार्यवाही होगी वो किस धारा के तहत होगी, धारा 35 के तहत होगी। चाहे वो निर्वाचन अपराध की है, चाहे वो भ्रष्टाचरण की है। तो इस प्रकार का यदि कोई भी मामला है तो वो किसके आधार पर देखा जाएगा, तो धारा 35 में उसको देखा जाएगा। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप एक बार इतना देख लो, धारा 29 में भ्रष्टाचरण के बारे में चर्चा की गई है। रिश्वत लेते हैं, यदि कोई देता है रिश्वत तो वो किसमें माना जाएगा, भ्रष्टाचरण में। धर्म वंश जाति के आधार पर यदि वोट मांग रहे हो तो वो भी किसमें माना जाएगा, तो भ्रष्टाचरण में माना जाएगा। सती प्रथा का गुणगान करे या किसी और प्रतिबंधित प्रथा का गुणगान करके आप यदि वोट मांगे तो वो भी किसमें माना जाएगा, भ्रष्टाचरण में माना जाएगा। सामाजिक बहिष्कार यदि कर रहे हो, यदि आपका किया गया तो भी आप किसमें माने जाओगे, भ्रष्टाचरण में। निर्वाचक को अन्य सुविधाओं, मतलब आपको तो पैसों का लालच दे रहे हो, किसी और चीज का लालच देकर के आप उससे वोट मांग रहे हो तो वो भी किसमें माना जाएगा, भ्रष्टाचरण में माना जाएगा। अधिकारी कर्मचारी व पुलिस बल का यदि आप दुरुपयोग कर रहे हो तो वो भी किसमें माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। आशा करता हूं बातें समझ में आई होगी, भ्रष्ट आचरण आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और धारा के बारे में और फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो आज देखते हैं एक धारा के बारे में और। अब देखेंगे धारा 30 के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 30। धारा 30, धारा 30 में लिखा गया है, निर्वाचन के संबंध में या नगर पालिका में निर्वाचन के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के, सिविल कोर्ट की क्या अधिकारिता रहने वाली है इस निर्वाचन के संबंध में। नगर पालिका में जो निर्वाचन चल रहा है उसमें जो सिविल कोर्ट, जो सेशन कोर्ट होते हैं, उनकी कोई अधिकारिता है या नहीं है, वो किसमें बताई गई है, धारा 30 में। क्योंकि कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ जैसे चुनाव चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई घटना होगी और उस चुनाव को यदि या तो कोई किसी गलत तरीके से चुनाव लड़ा गया हो तो उस पर जो अपील करनी है, उस पर कोई वाद अभियोजन करना है तो कौन से कोर्ट में जाया जाएगा, उसके बारे में आगे की 2-3 धाराओं में चर्चा है। तो धारा 30 में देख लेते हैं एक बार, बाकी की धाराएं हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। धारा 30 में लिखा गया कि निर्वाचन के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता इसकी क्या अधिकारिता रहने वाली है, क्या ये उसमें हस्तक्षेप कर सकती है निर्वाचन में या नहीं कर सकती है, उनके मामलों को देख सकती है या नहीं देख सकती, उसके बारे में चर्चा यहाँ पे की गई है। तो एक बात आप ध्यान में रख लेना कि निर्वाचन के संबंध में सिविल न्यायालय की कोई भी अधिकारिता नहीं है। बस यही बात इसमें लिखी गई है। क्या लिखा गया है, देखो परिसीमन को हमने किस धारा में देखा था, तो धारा 3 में देखा था। और ये जो परिसीमन है कब हो, तो निर्वाचन से पहले। परिसीमन एवं निर्वाचन के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, कि कोई भी की अधिकारिता नहीं है, नहीं होगी।
यानी कि सिविल न्यायालय निर्वाचन से पहले का परिसीमन और निर्वाचन के संबंध में जो मामले हैं उन मामलों को नहीं देख सकता कौन? सिविल न्यायालय। बस यही बात अपने देखनी है धारा 30 के बारे में। इसके बाद कुछ और धाराएं जो है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज हमने बात की धारा 25 से लेकर के और धारा 30 तक, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 के बारे में। तो एक बार रिवाइज कर लेते, हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा धारा 25 में मताधिकार के बारे में। किसके बारे में देखा? मताधिकार में किन किन लोगों को मत देने का अधिकार है। फिर बात करें धारा 26 में तो मत देने की रीति, मत देने की रीति क्या है। फिर बात करें धारा 27 में हमने क्या देखा था कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी। धारा 28 में हमने देखा निर्वाचन अपराध, निर्वाचन अपराध। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस निर्वाचन अपराध का क्या है? वर्णन किया गया है। धारा 29 में हमने क्या देखा था? तो इसमें हमने भ्रष्टाचरण देखा था। और धारा 28 और धारा 29 की बातों का यदि कोई उल्लंघन करता है या इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो धारा 35 के तहत होगी, वो हम आगे देखेंगे। फिर देखते हैं धारा 30 के बारे में। तो इसमें सिविल न्यायालय की अधिकारिता, सिविल न्यायालय की अधिकारिता है या नहीं है, यानी कि नहीं है। कहने मतलब क्या है? नहीं है। वो किस में लिखा गया? धारा 30 में लिखा गया। तो आज हमने ये धाराओं के बारे में चर्चा की। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।